हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉप 50 एमसीक्यूज एग्जाम 2025 बिजनेस स्टडी। आई नो आप लोगों की एग्जाम की तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 एमसीक्यूज देने वाली हूं, जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें डाले हैं। लास्ट 5 इयर्स के पेपर से मैंने एमसीक्यूज लिए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? Growth of organization, profit maximization, increasing employee turnover, and social responsibility. Correct answer is C, increasing employee turnover. Employee turnover that means कि जो employee काम करता है वो जॉब को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप जरूर इसकी तैयारी करके जाइए। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, ऑप्शन ए। ये आपके 14 प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं। ओके, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? तो टेओल ने दिया है। ठीक है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट? कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? गोल ओरिएंटेड, बी यूनिवर्सल, सी वन टाइम प्रोसेस, एंड डी मल्टी डायमेंशनल। तो वन टाइम प्रोसेस इज द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि वन टाइम प्रोसेस। ठीक है, अदर ऑप्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट: गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, मल्टी डायमेंशनल, एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ अबव। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। साइंस, मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। नाउ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। ये बहुत ही कॉमन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अभी इसको चेंज करके, इस पैटर्न को चेंज करके ये पैटर्न ला दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों दे दिया है यहाँ पे। Now, which function of management involves setting the objectives and deciding how to achieve them? So, what is the correct answer? Option A, organizing. Option B, planning. Option C, staffing. Option D, controlling. So, function of management. The planning is the function of management which involves setting the objectives and deciding how to achieve them. ठीक है, option B is the correct answer. Planning is the function of management that involves setting objectives and deciding the best course of action to achieve them. तो प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड देन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? अभी देखा था हमने, ऑप्शन बी, F.W. Teol. Next question. Question number 8. Which of the following is not a principle of Henry Fayol? Henry Fayol का जो 14 प्रिंसिपल है उसमें से इसमें से कौन सा 14 प्रिंसिपल के अंदर नहीं आता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, इक्विटी आता है, स्प्लिट द कॉस्ट आता है। मोशन स्टडी आपका हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में नहीं आता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्योल के द्वारा जो दिया गया है उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का एलिमेंट है। ओके, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे गिवन ऑप्शन में एलिमेंट है। तो कस्टमर, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर, ये तीनों एलिमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10,
The LPG policy, liberalization, privatization and globalization was introduced in which year? 1991. ये याद रखिएगा 1991 में LPG पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था. LPG that means liberalization, privatization and globalization. Okay, next question. Recruitment is the process of training employee, selecting the right candidate, identifying the potential candidate and assigning the task. ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन बी एंड सी में. तो selecting the right candidate is the process of selection, okay, and identifying the potential candidate is the process of recruitment. तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, न्यूज में देते हैं, सब जगह एडवर्टाइज करते हैं कि ये जॉब स्किल चाहिए पर्टिकुलर दिस जॉब पोजीशन के लिए. तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कैंडिडेट. नेक्स्ट, द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स प्रमोशन, ऑप्शन बी. ठीक है, कैंपस हायरिंग एक्सटर्नल है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सटर्नल, एडवर्टीजमेंट एक्सटर्नल, प्रमोशन जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड स्टेट दैट द हायर लेवल ऑफ ह्यूमन नीड इज. देखो ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है जिसमें 5 लेवल नीड की बात की गई है. पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड जो बेसिक नीड होता है, देन सेफ्टी नीड फॉर सिक्योरिटी, then social need for the love and belongingness, then self esteem need जहाँ पे achievement success की बात होती है, and then self actualization need जो higher level का need है जहाँ पे आदमी self motivated होता है. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि the Maslow hierarchy of need state that the highest level of human need is, क्या होगा, ऑप्शन सी, the self actualization need. हाईएस्ट लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, लोएस्ट लेवल फिजियोलॉजिकल नीड होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. ठीक है, डायरेक्टिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें इसमें गिवन ऑप्शन में कौन सा पार्ट नहीं है. तो अब एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने 4 एलिमेंट बताया था. देखो ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में क्या होता है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड लीडरशिप. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. ओके, ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन दिया है जो कि एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का, नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. ओके, अदरवाइज लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन दीज आर द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है, सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस, टेकिंग कोरिएक्टिव एक्शन एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड. कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं. ठीक है, फिर जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो परफॉर्मेंस किया गया उसको मेजर करते हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या गैप है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई है या नहीं हुई है, और फिर हम लोग उसको अगर गैप रहता है, डेविएशन रहता है, तो हम लोग टेकिंग कोरिएक्टिव एक्शन टू फिल दैट गैप. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द लास्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग कोरिएक्टिव एक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, which principle of FAOL state that the employee should receive order from only one superior. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जो एम्प्लॉय हैं उनको एक ही बॉस से, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा. तो दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ पे एक ही बॉस होगा उसको ऑर्डर देने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle of management emphasizes the fairness and kindness in treatment of employee. ठीक है, इसमें से कौन सा जो 14 प्रिंसिपल था मैनेजमेंट का, इसमें कौन सा बोलता है कि एम्प्लॉय के बीच में इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, काइंडनेस ट्रीटमेंट होनी चाहिए. द करेक्ट ऑप्शन इज इक्विटी. करेक्ट. ओके, next, the principle spread the corps emphasize discipline, unity amongst employee, specialization, hierarchy. The correct option is unity amongst employee.
स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बताता है, टीम वर्क पे फोकस करता है, वो यूनिटी पे फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन सा इसमें से फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस इन्वायरमेंट का। ऑप्शन ए स्टैटिक इन नेचर, बी सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल, सी डायनेमिक एंड अनसर्टेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डायनेमिक एंड अनसर्टेन इज द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the introduction of GST in India is the example of changes in, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट से बिजनेस जो इंट्रोडक्शन किया गया था जीएसटी का इंडिया में, उसके कारण बिजनेस पे फैक्टर का इफेक्ट आया था, ठीक है। तो जीएसटी दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है, लाइक टैक्स पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट फिनेंशियल पॉलिसी इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो दिस ऑल कम अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जीएसटी आपका फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इट कम अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का। फर्स्ट, Which of following is not a part of 4P of marketing, ठीक है। 4P दैट इज मार्केटिंग मिक्स के बारे में बोल रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी, ओके। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, दीज आर दी 4P ऑफ मार्केटिंग, ओके। प्रोसेस आता है आपका सर्विस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of dividing market into distinct group of buyer with a different need is called, यहाँ पे बड़े ग्रुप ऑफ मार्केट, बड़े मार्केट को हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करता है मार्केटर अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उसको क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मार्केट सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, which type of marketing where the products are promoted through social media, website, online platform is called डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है फॉर मार्केटिंग, ठीक है। अ ब्रांड नेम शुड बी सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, कंफ्यूजिंग और जेनेरिक, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस ऑन maximizing the profit only, customer satisfaction and profitability, selling product at lowest price, reducing the production cost, clear है B, customer satisfaction and profitability। which of following is not the part of marketing mix, marketing mix से क्वेश्चंस आएंगे। 4P of marketing mix होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे आपका सी होगा, इसमें पब्लिसिटी इज द नॉट द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। Question number 7. The strategy of charging a high price at the introduction of product, lowering it later is called, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में वो कौन सा स्ट्रैटेजी है जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं एट हाई प्राइस, फिर धीरे धीरे हम उसको लोअर कर देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने आपको नोट दे दिया है। प्राइसिंग पेनिट्रेशन होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट को लो प्राइस में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जब वो प्रोडक्ट अच्छा करने लगता है, मार्केट शेयर गेन कर लेता है, तो फिर उसकी प्राइस को हम हाई कर देते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमिंग में क्या होता है कि हम हाई प्राइस पे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में हम उसकी प्राइस को लो कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइस स्कीमिंग, ओके ओके। प्राइस स्कीमिंग में हम लोग हाई प्राइस सेट करते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम लोग अर्ली जो एडेप्टर है उसको टारगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड इज कॉल्ड ब्रांडिंग,
distribution, promotion, packaging is called distribution. The function of marketing that involves the physical movement of good is called distribution. B option is correct. Question number 9. Which pricing strategy is used when the company set a low price to enter a competitive market? ठीक है, प्राइस स्कीमिंग हमने देखा कि हाई प्राइस पे सेट करते हैं, हाई प्राइस प्रोडक्ट का सेट करते हैं, फिर लेटर हम उसको लो प्राइस कर देते हैं. बट मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग लो प्राइस पे ही प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, फिर वो जब प्रोडक्ट अच्छा करने लगता है, मार्केट शेयर गेन कर लेता है, फिर उसकी प्राइस को हम हाई कर देते हैं. ओके, मैं आपको यहाँ पे एक मिनट, ओके, मैं आपको एक क्विकली चार्ट दिखा देती हूँ. प्राइस पेनिट्रेशन एंड प्राइस स्कीमिंग, इस दोनों से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मीनिंग क्या है? प्राइस पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या है कि इनिशियल में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लो प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है. एंड प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं, जो वेट करते रहते हैं कुछ इनोवेशन का, उनके लिए हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को लेके जाया जाता है मार्केट में. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइस पेनिट्रेशन का ऑब्जेक्टिव है कैप्चर द मार्केट शेयर, उनको अपना मार्केट शेयर कैप्चर करना होता है. ठीक है, एंड प्राइसिंग स्कीमिंग का क्या है? मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट फ्रॉम द अर्ली अडॉप्टर, वो अर्ली अडॉप्टर जो है, जो वेट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट का, उसको वो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे. देन प्राइस लेवल, इनका इनिशियल में प्राइस लेवल लो होता है, मार्केट प्राइस पेनिट्रेशन का इनिशियल में लो होता है, एंड देन प्राइस स्कीमिंग का इनिशियल में हाई प्राइस होता है. ओके, यहाँ पे मार्केट किस टाइप के कस्टमर पे फोकस कर रही है? प्राइस पेनिट्रेशन में प्राइस सेंसिटिव कस्टमर पे फोकस कर रही है, जो बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं. बट ये प्राइस स्कीमिंग किस टाइप की कस्टमर पे फोकस कर रही है? जो विलिंग है ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए फॉर एन इनोवेशन, फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The oldest market philosophy that focus on the mass production and cost reduction. ठीक है, मार्केटिंग फिलॉसफी पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मतलब 2-3 तो आएंगे ही. The oldest marketing philosophy that focus on the mass production की बात हो रही है, that means production concept. ओके, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मास प्रोडक्शन होता है. ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब ये, जो पहले के टाइम में, मतलब कि मास में प्रोड्यूस करो और लो कॉस्ट पे बेचो और अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ाओ. ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता था? प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस किया जाता था. यहाँ पे कंज्यूमर को ऐसा मानते थे उनका कि कंज्यूमर यहाँ प्रीफर करेंगे अच्छी क्वालिटी, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके. ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि एग्रेसिव सेलिंग कीवर्ड है आपका, या विदाउट प्रमोशन, विदाउट सेलिंग प्रमोशन हम सेल ही नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट को. ठीक है, देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि कस्टमर की नीड को देखा जाता था, कस्टमर की नीड को देखा जाता था, और जो भी प्रोडक्ट है वो उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर फोकस किया जाता था. ठीक है, एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो गया? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के भी बारे में सोचा जाता है. ओके, तो ये आपकी जो है फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The marketing philosophy that believes a good product sell itself. ठीक है, that means product quality. किस पे फोकस किया जा रहा है? प्रोडक्ट क्वालिटी पे. गुड प्रोडक्ट खुद से वो बिक जाएगी, अगर आपका प्रोडक्ट सही रहेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो वो बिकेगी. ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, the selling concept assumes that the customer will buy products only if they are high quality. No, that is the product concept. They are cheap, ये आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा. They are aggressively promoted. Yes, the option C is the correct answer. Next question. The marketing concept focus on maximizing the production. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, क्रिएटिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यस, ऑप्शन बी, क्रिएटिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. मैं क्विकली आपको आंसर बता रही हूँ क्योंकि और रिवीजन कर रहे हैं हम लोग और थोड़ा जल्दी करना है.
क्वेश्चन नंबर 15, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंसीडर्ड। अब बताओ, ऑप्शन ए कस्टमर नीड बिजनेस प्रॉफिट एंड सोसाइटी वेलबिंग्स, ऑप्शन बी ओनली बिजनेस प्रॉफिट, ऑप्शन सी ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी मास प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए है ऑब्वियसली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोसाइटी के वेलबींग पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स हैं सारी फिलॉसफी के, मेन फोकस और की आइडियाज ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। 10 मार्क्स के आते हैं इस टॉपिक से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? क्विकली बताइए। 1986, 1999, 2002, 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडिया में? 1986, करेक्ट। in 2019 में a new consumer protection act was introduced to strengthen consumer rights with provision like e-commerce regulation and central consumer protection authority। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए और ई कॉमर्स के लिए न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था। पर इंडिया में सबसे पहले कब आया था, कब इनैक्ट हुआ था? 1986 में। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, deficiency in service, all of above। okay, the correct answer is all of above। यहाँ पे देखो मैंने नोट्स यहाँ पे लिख दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेफगार्ड कंज्यूमर फॉर्म में बताया गया है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक फॉल एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग क्लेम, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, डिफेक्टिव गुड्स में पुअर क्वालिटी और अनसेफ प्रोडक्ट, और डिफिशियंसी इन सर्विस लाइक पुअर सर्विस क्वालिटी लाइक बैंकिंग, टेलीकॉम, हेल्थ केयर। ये सारी कैटेगरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं। ओके, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया? ओके, ऑप्शन सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल has the authority to protect the consumer rights in India। Next question, who can file a complaint under the Consumer Protection Act? Option A, the consumer, option B, any registered consumer association, option C, the central and state government, and option D, the all of above। The correct answer is option D, all of above। Next, which of following is the example of unfair trade practice? False advertisement, overcharging consumer, selling duplicate products as original। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ above। ठीक है, ये सारे आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको और वीडियो किस टाइप की वीडियो चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।